जम्मू कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पीके पोले ने कहा सबसे अधिक मतदान प्रतिशत श्री माता वैष्णो देवी कटरा विधानसभा क्षेत्र में हुआ है, जहां 79.95% और कुछ मतदान केंद्रों पर मतदान अभी भी जारी। रियासी जिले में 3 विधानसभा क्षेत्र हैं और यहां सबसे अधिक 74.14% मतदान हुआ है। पुंछ में 73.78%, राजौरी में 69.85%, गंदेरबल में 62.63% और बडगाम में 61.31% और श्रीनगर में 29.24% मतदान हुआ है, जहां कुछ मतदान केंद्रों पर अभी भी मतदान जारी है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र के अवसर पर ब्राजील के G20 प्रेसिडेंसी के द्वितीय G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में बोलते हुए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, वैश्विक शासन सुधार के 3 प्रमुख क्षेत्रों पर भारत के विचार। पहला, संयुक्त राष्ट्र और उसके सहायक निकायों में सुधार। दूसरा मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय ढांचे में सुधार है। तीसरा मुद्दा बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली में सुधार है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कहते हैं, राजस्थान और मध्य प्रदेश ERCP एक बहुत बड़ी परियोजना है जिसे पूरा करने के लिए दोनों राज्य मिलकर काम कर रहे हैं। आज हमने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल से चर्चा की। हमारी सभी समस्याओं का समाधान हो गया है। आने वाले समय में हमारे MOA भी होने वाले हैं जो दोनों राज्यों में के हित में होंगे और दोनों राज्यों ने मिलकर जो काम किया है उसके हिसाब से आने वाले समय में काम अच्छा होगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव कहते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नदी जोड़ो अभियान बड़े पैमाने पर चल रहा है। हमारे राज्यों के बीच 20 साल पुराने विवाद था जिसने न केवल सुलझा लिया है बल्कि निष्कर्ष पर पहुंचा दिया है और इसके परिणाम जल्द ही देखने को मिलेंगे। आने वाला समय दोनों राज्यों के लिए अनूठा होने वाला है। अमेरिका, मैक्सिको, गुयाना, दक्षिण कोरिया, सोमालिया, पनामा, सिंगापुर, नाइजीरिया, स्पेन, दक्षिण अफ्रीका, नॉर्वे, तंजानिया, रवांडा, अल्जीरिया और फिलीपींस के वरिष्ठ राजनयिकों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल चल रहे विधानसभा चुनावों को देखने के लिए कश्मीर गया। प्रतिनिधिमंडल ने ओपोरो में मतदान केंद्रों का दौरा किया। इसके बाद लालबाग निर्वाचन क्षेत्र में अमीरा कदल और SP कॉलेज चिनारबाग में रुके। SP कॉलेज में प्रतिनिधियों को एक विशेष गुलाबी मतदान केंद्र का दौरा कराने का मौका मिला, जिसका प्रबंधन पूरी तरह से महिलाओं द्वारा किया जाता है। इनमें से कई मतदान केंद्रों पर 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान बहुत कम मतदान हुआ था। पराली जलाने पर पंजाब के मंत्री बलबीर सिंह कहते हैं, पराली जलाने से सबसे पहले उसे जलाने वाले व्यक्ति, उसके परिवार के सदस्य और उसके गांव के लोगों पर असर पड़ता है, क्योंकि ये सभी लोग इसे सीधे सांस के जरिए अंदर ले रहे होते हैं। इससे खांसी, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और आंखों में जलन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। ये गर्भवती महिलाओं और बच्चों को भी प्रभावित करता है। परिस्थिति भी प्रभावित होती है और पक्षी और जानवर मर जाते हैं, अदृश्य और मिश्रित बैक्टीरिया पर मर जाते हैं। यह एक सामूहिक जिम्मेदारी है। हमारे पास पर्याप्त उपकरण है जो बहुत सारे गैर सरकारी संगठन हमारे साथ सहयोग कर रहे हैं। मैं किसानों से अनुरोध करता हूं कि अगर उन्हें कोई समस्या है तो वे हमसे आकर मिलें। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर VK पॉल कहते हैं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा अनुमान यह डेटा वार्षिक रिपोर्ट में एक रूप में आता है। स्वास्थ्य क्षेत्र और स्वास्थ्य सेवाओं में सरकार का योगदान बढ़ रहा है। देश के कुल GDP में सरकारी स्वास्थ्य व्यय का हिस्सा 1.15% से बढ़कर 1.34% हो गया है। 9 वर्षों में यह वृद्धि 60% की वृद्धि है। 2013 से 14 में स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति व्यय 1042 रुपये था और अब यह 3149 रुपये है। सरकार स्वास्थ्य में अधिक पैसा लगा रही है। हरियाणा के CM नायब सिंह सैनी ने कहा, हरियाणा की जनता ने तय कर लिया है कि वह भाजपा तीसरी बार सरकार बनाएगी। 5 अक्टूबर को लोग डबल इंजन वाली सरकार के लिए वोट करेंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा 10 साल तक CM रहे और उन्होंने किसानों को सिर्फ धोखा दिया। किसानों की जमीनें हड़प कर दामाद को सौंप दी गई। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने राष्ट्रीय राजधानी में विभिन्न श्रेणियों के श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी की घोषणा की। संशोधित वेतन अब अकुशल श्रमिकों को न्यूनतम
67 प्रतिमाह प्रदान करेगा, जबकि अर्धकुशल श्रमिकों को 19,929 और कुशल श्रमिकों को 21,917 प्रतिमाह मिलेगा। आतिशी ने पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आप सरकार को भारत में सबसे अधिक न्यूनतम वेतन लागू करने का श्रेय दिया। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर गरीब विरोधी होने का भी आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि भाजपा शासित राज्यों में न्यूनतम वेतन शायद दिल्ली में दिए जा रहे वेतन का आधा है। आतिशी ने आरोप लगाया कि भाजपा द्वारा बाधा डालने के प्रयासों के बावजूद केजरीवाल सरकार ने सालाना 2 बार वेतन संशोधन सुनिश्चित किया। ये घोषणा आतिशी द्वारा मंत्रियों और विभाग प्रमुखों के साथ अपनी पहली बैठक में एक दिन बाद की गई, जहां उन्होंने उन्हें सरकार के पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया। बैठक में गोपाल राय, सौरभ भारद्वाज और कैलाश गहलोत समेत मुख्यमंत्रियों के अलावा 26 विभागों के प्रमुख शामिल हुए। हाल ही के वर्षों में दिल्ली सरकार और इसकी नौकरशाही के बीच तनावपूर्ण संबंध रहे, लेकिन आतिशी ने सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा, हमें दिल्ली के लोगों के हित में मिलकर काम करना चाहिए। अधिकारियों के काम का लोगों के जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है और सरकार के तौर पर हम इसमें अधिकारियों को पूरा सहयोग देंगे। उन्होंने कहा, दिल्ली सरकार और अधिकारी लोगों के प्रति पूरी तरह जवाबदेह है। हम सभी दिल्ली के लोगों द्वारा दिए गए करों पर निर्भर हैं, इसलिए उन्हें सर्वोत्तम संभव सेवाएं प्रदान करने की दिशा में काम करना और हमारी जिम्मेदारी के साथ अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना हमारी जिम्मेदारी है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भाजपा के वैचारिक स्रोत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तुलना चूहे से की और दोनों पर चुनावी लाभ के लिए चुनावी राज्य में सांप्रदायिक सद्भाव को कमजोर करने का आरोप लगाया। रांची से वर्चुअल रैली को संबोधित करते हुए सोरेन ने दावा किया कि भाजपा झारखंड में हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच कलह पैदा कर रही है और उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की संलिप्तता की ओर इशारा किया। साहिबगंज के भोगाडीह में रैली के दौरान सोरेन ने कहा, आरएसएस राज्य पर चूहों की तरह आक्रमण कर रहा है और इसे नष्ट कर रहा है। जब आप उन्हें इंडिया और दारू के साथ अपने गांवों में प्रवेश करते देखें तो उन्हें भगा दें। वे राजनीतिक लाभ के लिए चुनाव से पहले सांप्रदायिक अशांति तनाव पैदा करते हैं। सोरेन ने मंदिरों और मस्जिदों में मांस फेंकने जैसी भड़काऊ घटनाओं की चेतावनी दी। उन्होंने भाजपा को व्यापारियों और उद्योगपतियों की पार्टी बताया और आरोप लगाया कि यह अपने एजेंडे को पूरा करने के लिए राजनीतिक नेताओं को खरीद रही है। उनका इशारा झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की ओर था, जो हाल ही में भाजपा में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने झारखंड की जनसंख्यिकी परिवर्तनों के भाजपा के दावों को खारिज कर दिया और आलोचकों से पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल के आंकड़ों की जांच करने का आग्रह किया है। हेमंत बिस्वा शर्मा की झारखंड में मौजूदगी पर सवाल उठाते हुए, जबकि उन्हें गृह राज्य में आदिवासी समुदाय उनके अत्याचारों का सामना कर रहे हैं। सोरेन ने कहा, वे जनसंख्यिकी को बिगाड़ने और बांग्लादेशी घुसपैठियों के बारे में बात करते हैं। मैं उनके कहना चाहूँगा कि वे केंद्र से डेटा लेकर आएं और देखें कि किस जिले और किस राज्य में यह बदल गया है। उन्हें ऐसी जगह पसंद नहीं है जहां लोग शांति और सद्भाव से रहते हैं। वे अपने राजनीतिक योजनाओं और षड्यंत्र रचते हैं। आपको उन्हें पहचानने और उन्हें उनकी कीमत दिखाने की ज़रूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेक इंडिया पहल की 10वीं वर्षगांठ मनाई। विनिर्माण में देश की उपलब्धियों और वैश्विक अर्थव्यवस्था में इसकी बढ़ती भूमिका की सराहना की। लिंक्डइन पोस्ट में मोदी ने इस पहल को बहुत बड़ी सफलता बताया, जिसमें भारत को आयात पर निर्भर राष्ट्र से उभरते विनिर्माण केंद्र में बदल दिया है। उन्होंने नागरिकों के अथक प्रयासों को प्रगति का श्रेय दिया और उन्होंने अग्रणी, दूरदर्शी और नवप्रवर्तक कहा। उन्होंने कहा, मेक इंडिया का प्रभाव दिखाता है कि भारत अजेय है। 2014 में शुरू किए गए मेक इंडिया अभियान का उद्देश्य देश के विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देना और आयात पर निर्भरता कम करना था। प्रमुख उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए मोदी ने मोबाइल विनिर्माण में तेजी से वृद्धि की ओर इशारा किया। एक ऐसा क्षेत्र जिसकी 2014 में देश में केवल 2 इकाइयां थी। उन्होंने कहा, आज यह संख्या 200 से अधिक हो गई। उन्होंने कहा कि मोबाइल निर्यात 1,556 करोड़ से बढ़कर 1.12 लाख करोड़ हो गया, जो 7,500% की चौंका देने वाली वृद्धि है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि भारत में इस्तेमाल होने वाले 99% मोबाइल फ़ोन अब घरेलू स्तर पर उत्पादित होते हैं, जिससे देश में वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता बन गया है। स्टील, सेमीकंडक्टर, विनिर्माणीय ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक वाहन और रक्षा सहित अन्य क्षेत्रों में भी उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि
भारत तैयार स्टील का विनिर्यात भी बन गया है, जबकि सेमीकंडक्टर विनिर्माण में निवेश 1.5 लाख करोड़ को पार कर दिया है, जिसमें नए संयंत्र प्रतिदिन 7 करोड़ से अधिक चिप्स का उत्पादन करने वाले हैं। विनिर्माणीकरण ऊर्जा में हम वैश्विक स्तर पर चौथे सबसे बड़े उत्पादक हैं, जिसकी क्षमता केवल एक दशक में 400% बढ़ी है। प्रधानमंत्री ने लिखा, हमारा इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग जो 2014 में लगभग अस्तित्व में ही नहीं था, अब $3 बिलियन को हो गया है। मोदी ने रक्षा क्षेत्र की भी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि निर्यात 1,000 करोड़ से बढ़कर 21,000 करोड़ हो गया है, जो 85 से अधिक देशों तक पहुंच गया है। उन्होंने देश के बढ़ते खिलौने उद्योग की सफलता की ओर इशारा किया, जिसमें निर्यात 2039 की वृद्धि हुई है, जबकि आयात आधे से भी कम हो गया। उन्होंने खिलौना उद्योग जैसे विशिष्ट क्षेत्रों के विकास पर प्रकाश डाला, जिससे स्थानीय निर्माताओं को लाभ हुआ। मोदी के अनुसार मेक इंडिया पहल ने आम नागरिकों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, खासकर MSIME क्षेत्र में। उन्होंने कहा, इसमें गरीबों को बड़े सपने देखने और आकांक्षाओं को रखने के लिए पंख दिए हैं। इसने उन्हें यह विश्वास दिलाया कि वे धन सृजनकर्ता बन सकते हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि वे कथित MUDA भूमि आवंटन घोटाले में बेंगलुरु की एक विशेष अदालत द्वारा आदेशित लोकायुक्त जांच से डरते नहीं हैं। साहस दिखाते हुए सिद्धारमैया ने कहा कि वे अपने खिलाफ किसी भी जांच का सामना करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि वे जल्द ही अपनी अगली कार्यवाही तय करेंगे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने ट्विटर पर पोस्ट किया, मीडिया के माध्यम से यह मेरे संज्ञान में आया है कि नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए विशेष अदालत ने मैसूर लोकायुक्त द्वारा जांच का आदेश दिया है। मैं आदेश की पूरी प्रति की समीक्षा करने के बाद विस्तृत प्रक्रिया दूंगा। मैं जांच का सामना करने और कानूनी लड़ाई जारी रखने के लिए तैयार हूं। जैसा कि मैंने कल कहा था, मैं आज भी दोहराता हूं, जांच से डरने का कोई सवाल नहीं है। मैं हर चीज़ का सामना करने के लिए दृढ़ हूँ। कानूनी विशेषज्ञों से चर्चा करने के बाद मैं अगली कार्यवाही तय करूँगा। उन्होंने कहा, यह आरोप लगाया गया था कि सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती को मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा 56 करोड़ मूल्य की 14 साइटें अवैध रूप से आवंटित की गई थी। आरोपों के अनुसार MUDA ने पार्वती को उनकी 6.16 लाख एकड़ जमीन के बदले 50-50 अनुपात योजना के तहत भूखंड आवंटित किए थे, जहां उन्होंने एक आवासीय लेआउट विकसित किया था। इससे पहले उच्च न्यायालय ने 19 अगस्त को पारित अपने अंतरिम आदेश में सिद्धारमैया को अस्थायी राहत दी थी, जिसमें बेंगलुरु की एक विशेष अदालत को आगे की कार्यवाही स्थगित करने और राज्यपाल द्वारा दी गई मंजूरी के अनुसार कोई भी जल्दबाजी करने वाली कार्यवाही नहीं करने का निर्देश दिया था। हालांकि बेंगलुरु की विशेष अदालत ने बुधवार को अपने आदेश में कहा कि कर्नाटक लोकायुक्त की मैसूर जिला पुलिस आरोपों की जांच करेगी और 3 महीने में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। अदालत ने यह भी कह दिया कि मामले में एक प्राथमिकी दर्ज करने की जरूरत नहीं है।